बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, एक कल वाली क्लास अपलोड नहीं हुई? और बोल रहे हैं कल वाली क्लास अपलोड नहीं हुई FR2, देख लेना। अच्छा PDF में, अरे जानी PDF में हो गई है भाई, वो बोल रहा है PDF। तुमने झूठ बोला ना, वो बोल रहा है PDF नहीं हुआ है, वैसे हो गई है। मैं भिजवा दूँ? नहीं सही, उससे मैं सोल्यूशन भेज देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा जी भाई, कल वाला क्विज हो गया था। कल वाले क्विज में पहले पहले आखिरी आखिरी वाला जो सवाल था ना, उसमें सौले ने किया ये था, भंगी ने, कि जल्दबाजी में उसने डांट अलग खाई। उसने पहले दो गलतियां की। एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसने ऐड कर दी थी, जबकि बियर सिर्फ किसने की थी? इशूअर ने। सही है जी, वो मैंने उसको बोला भाई वो हटाओ, या तो फिर क्लियरली मेंशन करो सवाल के अंदर कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर बाय बोथ, दोनों ने बियर किए। तो पहले उसको मैंने वो सही करवाया, उसने ऊपर आया सही कर दिया, पर नीचे सोल्यूशन सही नहीं किया। तो फिर वो किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर वो सोल्यूशन, फिर मैंने उसको बोला वापस कर दिया, वो सही कर। तो खैर अब वो ख्याल रखेगा, फिर तो वो देख लेते हैं। फिर हो गया था। वैसे मुझे सोल्यूशन भी भेजा था उसने, क्योंकि मैं गुस्से में आ गया था, तो उसने मुझे कहा कि उस्ताद ये देख लो, ये सोल्यूशन है। मैंने कहा चलो अब तसल्ली है, बाद में मैच। अच्छा पता है मैच क्यों नहीं हो रहा होगा? आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप रिफ्रेश करेंगे ना वो, तो फिर वो वापस से उसको कैचअप करता है उसको, तो इसलिए। खैर हाँ, अब मैं ऑप्शन रखवा देता हूँ भाई। सौले जब तू ये क्लास सुनेगा ना, मैं प्लीज तेरे को कह रहा हूँ कि ऑप्शन रख दियो अभी, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का मसला है। क्योंकि बच्चों ने मुझे कल रात को 2 बजे भी कॉल किए कि सर ये तो मेरे को मजा नहीं आया, क्योंकि मेरा आंसर गलत हो गया 0.1 से। ऑप्शन रखा देना, ऑप्शन रखवा देता है। बस MCQ बेस्ड होगा, MCQ बेस्ड, क्योंकि बच्चों ने कल मुझे कहा सर इतनी मेहनत से करते हैं, आंसर लगे ना कि 20 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, वो आप दे देते हैं 0। नहीं नहीं, डन डन, MCQs आएंगे आज के बाद। अच्छा भाई, एक इतना मुश्किल सवाल पूछा था एग्जामिनर ने कि किसी से भी नहीं हुआ था, पूरा करके दिखाओ। ये देखो, रीड करो क्या कहता है जल्दी। Bilal has recently joined your organization. He has prepared a summary of classification and measurement requirements of financial asset. यानी वो बोल रहा है कि भाई उसने फाइनेंशियल एसेट की कोई आपके लिए क्लासिफिकेशन बना के दी है, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट्स हैं। वो बोल रहा है कि भाई विच विल हेल्प इन, अच्छा वो बोल क्या रहा है सुनिएगा। He has prepared a summary of classification and measurement requirements of financial assets which will help him in handling the transaction relating to the financial assets. He has requested you to review the following summary. उसने आपको summary बना के दी है, और वो आपसे पूछ ये रहा है कि प्लीज मुझे बताएं आदेश और बाकी सारे बच्चे कि क्या उसने ये summary सही बनाई है या नहीं बनाई है। तो अगर नहीं बनाई तो फिर आपको उसको ये डब्बा वापस से बना के देना है जल्दी से। फाइनेंशियल एसेट मतलब ये इन्वेस्टर की बात कर रहा है ना, ऐसा ही है ना? फाइनेंशियल एसेट मतलब इन्वेस्टर की बात कर रहा है। सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये तो मैंने बताया था SPPI। हाँ, मैंने नशे में तो सोल्यूशन चिपका दिया है मेरा सुनो। अच्छा भाई, अब जरा एक काम करते हैं। वही वही निकाल रहे हैं।
इन्वेस्टर के केस में, अच्छा भाई अब्दुल वहाब कह रहे हैं, सुनना इधर, अब्दुल वहाब कह रहे हैं कि सर इन्वेस्टर के केस में मुझे ये समझाते कि अमोर्टाइज कॉस्ट क्यों आया। भाई अमोर्टाइज कॉस्ट तो आता है ना इन्वेस्टर के केस में, कि अगर मैंने होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट से आखिर तक रखूंगा तो वो कहाँ आएगा, अमोर्टाइज कॉस्ट में आएगा। पहली क्लासिफिकेशन ही ये की है भाई वहाब, ये कैसी बात हो गई। अच्छा भाई एक मिनट खाली वो सवाल देख लूं कि कहाँ रखा हुआ हमने। यहीं कहीं होना चाहिए। अच्छा भाई मैं इसको जरा सही ले जाऊं वहां पे, फिर आप करें इसको। चलें जी, अब आ गया ही आपके पास सही तरीके से। हाँ भाई अब आ जाएगी जानी। अच्छा भैया अब फोकस के साथ बताएं कि अब ये उसने समरी बनाई थी आपको ये, और हमने गलती से क्वेश्चन की जगह सोल्यूशन चिपका के आपको दे दिया था। पर खैर मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम लोगों को पता लगता है नहीं पता लगता। इधर चलो, चलो लिख लो ना अपने पास एक जगह कहीं कि भाई ये सही है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा मैं एक सही कर देता हूँ, इसमें से मुझे ये करा देना चाहिए आई थिंक। हाँ अच्छा इसमें डेट एंड इक्विटी दोनों आएगा, सिर्फ डेट आएगा पक्का? क्योंकि किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, उसने खुद कहा था कि इसमें इक्विटी इक्विटी सिक्योरिटी अमोर्टाइज नहीं होती। तो सर आप कह रहे हैं कि इसमें से ये कटा दें। ओके चलो समझ आ गई बात। इसके अलावा फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट सही है, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ये यहां तक सही हो चुका है पक्का? अच्छा भाई अब आगे बताओ। होल्ड टू कलेक्ट पक्का? अच्छा भाई ये बोल रहा है नो कंडीशन या एसपीपीआई होना चाहिए। अच्छा भाई अब आप कह रहे हैं कि सर यहां पे आप लिख दें एसपीपीआई सिर्फ डेट सिक्योरिटीज। ठीक है उसने ऊपर फाइनेंशियल एसेट की बात की है, ऐसा ही है ना? अच्छा भाई यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन वो बोल रहा है फेयर वैल्यू पे प्लस। अच्छा भाई प्लस हो गई ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे, और फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, या सिर्फ फेयर वैल्यू? अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों नहीं? ठीक है सर वो तो बेचते वक्त होता है ना, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे नहीं होता। तो ये हमने मतलब अगेन एंड अगेन डिस्कस भी किया था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ खरीदते और बेचते वक्त कंसिडर की जाती है, मार्क टू मार्केट करते वक्त नहीं की जाती। तो ये सही हो गया। अच्छा आई थिंक फेयर वैल्यू टू पीएनएल में होल्ड टू सेल तो सही है, ऐसा ही है। और यहाँ पे कोई एसपीपीआई की कंडीशन पक्की बात है। अच्छा यहाँ पे इक्विटी सिक्योरिटीज आ रहा है, यहाँ पे सर डेट भी आएगा। फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ओनली फेयर वैल्यू। चलिए जी सर हमने कहा ओनली फेयर वैल्यू, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू। उसने बस यही सही कराने के 7 नंबर रखे थे।
इसीलिए पॉलीग्राफ सेम कॉपी करते हैं। एज इट इज छाप दिया मतलब ये गलत है, छाप दिया। पहले से छाप दिया तो वो उसी टाइम बुला लेगा, जाने नहीं देगा। अबे कुछ भी नहीं मिलेगा ना बेटा, वो मार्क्स नहीं होंगे जो मिलेगा। चार तो सही होंगे भाई, वो समझ जाएगा ना। तुम बात होने बुद्धि से वहीं रोक लेगा, बिठा देगा। हाँ हाँ, वो बुक में असल में बता रहा हूँ ना तेरे को, जिसने ये हरकत की है ना उसको शाम को पता लगेगा कि जिसने सोल्यूशन चिपका दिया सवाल की जगह पे। हाँ नहीं नहीं, प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट बिल्कुल ऐसा ही है। एसपीपीआई वाला जानी, एसपीपीआई का कॉन्सेप्ट तो मैंने इनिशियली समझाया था। मैंने कहा था कि भाई सोली प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म भी मैंने ही बताया था तुम लोगों को। मैंने कहा था कि भाई अगर मेरी इंटेंशन ये है कि आज मैं किसी सिक्योरिटी में क्या करूं, इन्वेस्ट करूं, और मैं इसको आखिर तक रखूं, तो आखिर तक रखने का मतलब ये कि आप सिर्फ उससे इंटरेस्ट खाएंगे और अपना प्रिंसिपल वापस लेके आएंगे। तो आपका मॉडल कौन सा होगा? अमोटाइज कॉस्ट का, क्योंकि टेक्निकली आपकी जितनी भी एडिशनल कॉस्ट है आप अमोटाइज करेंगे। क्लियर है भाई? अली जैदी, ये मैंने बता चुका था वैसे भी। सेट है? अच्छा भाई, अब अहम चीज, या प्लीज फोकस करना। कल हमने इशूअर की अकाउंटिंग सीखी थी, और इशूअर की अकाउंटिंग में मैंने आपको कहा था कि वो अमोटाइज कॉस्ट पे इशूअर कब रखेगा? जब इशूअर लोगों से पैसे ले और क्या करे, बॉन्ड इशू कर दे, और उसको आखिर तक रखे। यानी इशूअर ने क्या कहा था, नियत क्या थी कि इशूअर ने आज पैसे लिए हैं और इस नियत से लिए हैं कि वो लोगों को एक तो इंटरेस्ट चुकाएगा और 3 साल बाद उसके पैसे वापस कर देगा। तो उसने अमोटाइज कॉस्ट पे रखा था। अब जरा सुकून से समझिएगा, यहां पे मैं आज सिखाता हूं आपको कि इशूअर के पास दो मॉडल्स होते हैं। एक होता है भाई अमोटाइज कॉस्ट का मॉडल, और एक होता है सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। यहां तक तो मुझे समझ आता है कि यहां पे उसने रखा था जब उसने हेल्ड टिल मेच्योरिटी की बात की थी, कि वो मेच्योरिटी तक रखेगा, उनका उनको इंटरेस्ट चुकाएगा, उस पैसे से अपना बिजनेस करेगा और वापस दे देगा 3 साल बाद पैसे, पूरे प्रिंसिपल। फेयर वैल्यू टू पीएनएल कब आएगा, तो इसकी लॉजिक को सुकून से समझना, बहुत फोकस के साथ, ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ आए, वरना आपको ये बाउंस ही जाएगी, इन्वेस्टर समझ आता है, इशूअर में ये मसला करता है फिर। अच्छा, यहां पे आपको पता है ना कि इनिशियल जो रिकॉग्निशन है वो किस पे हुई थी? हाँ जी, फेयर वैल्यू प्लस नहीं, लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मैंने कहा था कि आज आपने रिकॉर्ड कम पे किया था, आपको ग्रो करा के आगे पहुंचना था, तभी आपका आईआरआर क्या था, ज्यादा था। ये हमने कल की क्लास में सीखा। प्लस नहीं जानी, प्लस नहीं, माइनस माइनस माइनस, ये सिखाया कल की क्लास में। ये कुछ बच्चे ये चसी यहाँ पे सही करके आए थे एग्जाम में। ये जो माइनस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो माइनस किसके लिए होता है? इशूअर के लिए। वो ये फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा था ऊपर। क्लियर है? तो आपने क्लियर है ना, क्योंकि हमने अपनी पहली क्लास में सिर्फ जार्गन्स पे काम किया था, फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, सारी चीजें। अब इधर समझो, अब हम आ गए फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के ऊपर। ओसीआई नहीं होता, उसका भी बताता हूं क्यों नहीं होता। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल यहां पे तब होगा जब इसका ऑब्जेक्टिव इशूअर का ये हो कि ये अल्टीमेटली इसको सेटल करेगा। अब ये बात नहीं समझ आई, सुकून से समझिएगा इस बात को, फोकस के साथ, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि वरना फिर बता रहा हूँ कि बाउंसर जाएगी। समझने की बात होती है कि इशूअर क्यों कम टाइम के लिए रखेगा। अल्टीमेटली सेटल, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? अल्टीमेटली क्या कर ले भाई? सेटल कर ले। आए जी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव इज टू अल्टीमेटली, ये क्या हो गया भाई, हाईलाइट की जगह वोट ही है। अल्टीमेटली सेटल,
अच्छा भाई, अब मैंने ये कहा कि सर अल्टीमेटली सेटल का मतलब क्या है, मैं इशूअर हूं आज, मैंने पैसे लिए लोगों से, सही है जी। अच्छा अब देखो, बिजनेस माइंड बन के सोचो कि अगर आज मैं किसी से पैसे ले रहा हूं और मुझे इस पैसे से जो बिजनेस, जिस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं, वो मुझे रिटर्न देगा 3-4 सालों में, तो मैं बीइंग एन इशूअर बोलूंगा कि हाँ सही है यार, मैं इसको मेच्योरिटी तक रखूंगा। तो मेरे लिए कौन सा मॉडल फिजिबल है अमोर्टाइज कॉस्ट? मैं सिंपल इंसानों की तरह 3 साल उसकी अकाउंटिंग करूंगा, 3 साल बाद उसके पैसे उसको दे दूंगा और इंटरेस्ट हर साल पे कर रहा हूँ। ये तब है जब मैं ये सोचूं कि मैं जिस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए पैसे ले रहा हूं लोगों से, वो मुझे ओवर द पीरियड कैश जनरेट करके देगा। अच्छा, बाज औकात क्या होता है कि आपको शॉर्ट टर्म पैसे चाहिए होते हैं। अब या तो आप बैंक से उधार ले लें, या तो अपनी सिक्योरिटी इशू कर लें, या तो बैंक से उधार लें या तो अपनी सिक्योरिटी इशू कर लें। अब हुआ क्या, मैं जो बीइंग अ कंपनी ये सोच रहा हूं कि यार जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसे लगा रहा हूं ना, वो मुझे एब्रप्ट रिटर्न देगा। कौन सा रिटर्न? एब्रप्ट रिटर्न, यानी दस्ती रिटर्न मिलेगा मुझे उससे। अब मुझे एक बात बताओ कि जब दस्ती मुझे उससे रिटर्न मिलेगा, तो मैं क्या बेवकूफ हूं कि मैं 3 साल इंटरेस्ट कैरी करूं? मैं इसको सेटल करके क्या करूंगा, कहानी खत्म करूंगा। पर ये भी आप लोगों को लॉजिकली बात समझ नहीं है। हो सकता है तुम तो बोलो कैसे हो सकता है, सामने वाला इन्वेस्टर बोले नहीं चाहिए मुझे पैसे, मैंने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं। नहीं है ये बात समझ भाई, वो बोले मैंने 3 साल के लिए पैसे दिए, मैं रखूंगा आखिर तक, पहले नहीं डिसाइड होगा। 3 साल की सिक्योरिटी मतलब 3 साल की सिक्योरिटी, यही तो सिखाने आया हूं आज के कैसे दोनों में फर्क है। भाई मुझे एक बात बताओ, उसकी इंटेंशन मेरी इंटेंशन में फर्क हो सकता है? तो सर मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, सुनो, जब मैं तुमसे पूछता हूं पहले इन्वेस्टर का सोचो, इन्वेस्टर भी तो किसी और इन्वेस्टर को टिका सकता है ना सिक्योरिटीज। लोगों को ये नहीं समझ आती आखिर तक, फाइनल तक बात कि ये इशू है कैसे टिकाएगा, इसकी तो लायबिलिटी है ना। पहले तो लॉजिकली बात समझ आ रही है। इन्वेस्टर का समझ आता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी डेट सिक्योरिटीज किसी और को बेच दे, उस बंदे को जिसको बकाया 2 सालों के लिए सूट चाहिए। याद आ रहा है? ये तो इन्वेस्टर की कहानी हो गई। हम तो बात कर रहे हैं किसकी, इशूअर की। भाई मैं ये कह रहा हूं कि इसका ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली सेटल करना है। उसके पीछे मंतक क्या है? उसके पीछे मंतक ये है कि भाई आज वो जो पैसे ले रहा है, वो इस नीयत से ले रहा है कि उसको ये पता है कि उसको इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पैसे मिल जाएंगे, वो वापस करना चाहता है। बस ये भी तो सवाल है कि हो सकता है कि सामने वाला बंदा लेना नहीं चाहे पैसे, तो उसके तो लायबिलिटी रहेगी ना। सामने वाला बोला भाई दो मुझे 3 साल तक इंटरेस्ट, तो ये तो बाउंड है, ये तो बाउंड है। अब इसकी कहानी सुनो, होती क्या है। मार्केट में ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, हमारा भी एक डिपार्टमेंट में ट्रांजैक्शन एडवाइजरी का। वो कब तक क्या है, दो लोगों को मिलवाना, रेलेवेंट लोगों को, वो लिंक्स से बनती है कहानी। अब बात समझिएगा, हुआ क्या, 1 साल का टाइम स्पैन गुजरा, यानी मैं कहूं कि जनवरी 1 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का एक टाइम स्पैन गुजरा। यहां पे आपको पता है एक अमोर्टाइज कॉस्ट आ गई होगी, अगर आपको बात समझ आ रही है। पहले साल खत्म हुआ होगा तो अमोर्टाइज कॉस्ट आ गई होगी ना, इशूअर की किताबों में कल किया था कि लायबिलिटी ग्रो के एक औकात पे पहुंच गई होगी। अच्छा हुआ क्या, सुनिएगा। हुआ ये कि ये चाह रहा है कि मुझे लायबिलिटी नहीं मांगती, नहीं चाहिए मुझे, इंटरेस्ट नहीं देना। ये इन्वेस्टर के पास गया, उसने बोला यार ये ले दे अपने पैसे वापस। उसने बोला निकल यहाँ से, नहीं चाहिए, 3 साल का सूद है तो है, नहीं ले रहा मैं पैसे वापस। आप 3 साल तक मुझे इंटरेस्ट पे करें, 3 साल बाद मैं रिडम्पशन के लिए आऊंगा। तो हम बोल रहे हैं यार तुम वैसे भी तो मार्केट में बेच देते हो ना। भाई बोलेगा वो मेरी विश है, मैं किसी को भी बेचूं तो मैं जिसको बेचूंगा तुम उसको इंटरेस्ट दोगे। मैंने कहा अच्छा तू गेम कर रहा, तू निकल। मैं गया किसी ब्रोकर के पास, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास, मैंने बोला भाई मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा बंदा बताओ जिसको पैसे की नीड है। वो कह रहा है यार कैसी बातें कर रहा है ये। मैंने बोला कोई ऐसा बंदा बता जिसको पैसे की नीड है और 2 साल के लिए। मेरे को यार समझ आ रही है कुछ बात। वो कह रहा नहीं नहीं मुझे एक बात समझाओ। मैं आया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कह रहा हूँ मुझे किसी बंदे को पैसे पे करना है, मुझे किसी बंदे को पैसे, तो मेरे पास मेरी किताबों में लायबिलिटी पड़ी हुई है। मैं चाह ये रहा हूं कि मैं ये पैसे उस बंदे को पे करने के बजाय तीसरे बंदे को पे करूं जिसको पैसे चाहिए 2 साल के लिए, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी इशू की थी 3 साल के लिए। अच्छा अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं बेच रहा, अपनी लायबिलिटी बेच रहा हूँ। अच्छा लायबिलिटी बेचता नहीं हूँ, लायबिलिटी सेटल कर रहा हूँ, पर उस बंदे को नहीं, किसी और बंदे को। अब मैं बोलूंगा तू उतनी ही अमाउंट के मुझसे पैसे ले, अब तू जान और वो जान है, अब वो इंटरेस्ट पे करेगा। भाई मुझे एक बात बताओ,
नहीं, 1 साल जो लायबिलिटी की वैल्यू होगी उस पर देगा ना भाई। मुझे एक बात बताओ, सुनो, 3 साल का ये तो हट आएगा ना। पता है गेम क्या है, गेम समझो, गेम क्या है, ये बीच से कैसे हटेगा, ये तो सिखाने आया हूँ आज। देखो मेरे लिए तो आसान था, सेटल करेगा, तुम बोलोगे ओ अकाउंटिंग चल रही है, वीआईपी हो गई आगे तक। समझने की बात क्या है कि क्यों, वाई, वो कैसे हटेगा बीच में से। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी 100 रुपए की लायबिलिटी आ रही है, मुझे 100 रुपए 2 साल बाद देना है, इस पे 10% का सूद देना है मुझे, फेस वैल्यू समझो 100 रुपए। अच्छा मैं गया किसी थर्ड पार्टी के पास, मैंने बोला तुझे पैसे चाहिए, उसने बोला हाँ मुझे पैसे चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू बैंक से ले ले या तो मुझसे ले ले। तो फिर वो मुझसे सवाल करेगा, बहुत सुकून से समझना, वो मुझसे सवाल करेगा तो क्या तुम मुझसे इस पे इंटरेस्ट लोगे, मैं कहूंगा मैं नहीं लूंगा, वो बंदा लेगा। तो बोला तू क्यों पैसे दे रहा है, भाई मैं बोलूंगा उसके पैसे मेरे पास थे, मुझे उसको इंटरेस्ट देना था, अब मैं नहीं देना चाहता, ये पैसे तू रख और तू उसको आगे इंटरेस्ट दियो। यानी मैंने अपनी लायबिलिटी किसी और को टिका दी, उस बंदे को जिसको पैसे की नीड है, कितने साल, 2 साल। तो भाई बात तो वही है ना कि वो बैंक से ले मुझसे ले, बात तो एक ही है। पहले बताओ ये बात समझ आई। यानी सर आप टेक्निकली मार्केट के अंदर अपनी लायबिलिटी भी किसी को चिपका सकते हैं। तो बेटा फिर अकाउंटिंग नहीं करना, अगर बंदा नहीं मान जाए तो अकाउंटिंग नहीं करना, मान जाए तो अकाउंटिंग कर लेना जी। इशूअर, तो इशूअर को फायदा नहीं हुआ ना, इशूअर को 1 साल का इंटरेस्ट तो पे करना हुआ ना, तभी तो उसके लिए मॉडल कौन सा रखा गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली सेटल करने का। भाई इसको पता है कि इसको अपने पीएनएल में रखना ही 1 साल का इंटरेस्ट है, तो इसको कहा कि तुम यहाँ वाले मॉडल में मत जाओ आगे। जिस बंदे को आखिर तक लेके जाना है उसको बोला यहाँ होशियारी नहीं करो, यहाँ पे रहो। यानी समझने की बात यह है कि वहां पे जैसे इन्वेस्टर का सोचो, इन्वेस्टर क्या करता है, कभी भी बेचेगा, ये क्या कर रहा है, कभी भी सेटल करेगा। बात समझ आ रही है। पर क्या सिखाने का ये चाहता हूं कि कभी भी सेटल क्या वाकई इन्वेस्टर को होगा, किसी और को भी हो सकता है। अच्छा किसी और को भी इसलिए कह रहा हूं कि वो बंदा बैंक से लोन लेने जाए या अपनी सिक्योरिटीज इशू करे, मैं उसको बोलूंगा तो मेरी इशू की गई सिक्योरिटीज अपने नाम पे कर ले और तू अब लोगों को इंटरेस्ट पे कर, क्योंकि तुझे मैं उतनी इक्विवेलेंट पैसे दे देता हूं। भाई बात क्लियर है। यानी मैंने सिंपल जो लोगों से पैसे लिए हुए थे वही पैसे उठा के, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो चुका था, मैंने जो कमाना था मैंने कमा लिया। अब मैंने बोला ये लो सारे पैसे तुम रखो, मैं एंट्री क्या बनाऊंगा उसको और लॉजिकली क्लियर करते हैं। मैं करूंगा बॉन्ड पेएबल डेबिट और कैश, क्या मेरी बुक्स में लायबिलिटी है या खत्म, क्यों कैसे खत्म, सेटल कर दी। तो सेटल क्यों, क्या ओरिजिनल इन्वेस्टर को की है या किसी और इशूअर को, यानी किसी और इशूअर को, ऐसे इशूअर को जिसने अपनी सिक्योरिटी इशू नहीं की, मेरी सिक्योरिटीज इशू की गई अपने पास ले ली क्योंकि उसको पैसे की नीड थी, तो क्या वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, उसको करेगा। तो उस बंदे का कोई नुकसान नहीं है, उसको तो उतने ही पैसे मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। अब वो आखिर तक रखे, उसको कहीं भी सेटल करे, किसी और इन्वेस्टर को चिपकाए, वो उसकी विश है, हमें अपनी अकाउंटिंग देखनी है। पहले बताओ ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर है पक्का जी। तो बेटा वो तो इन्वेस्टर है ही, तुम बात नहीं समझ रहे ना मेरी, मैं लोगों से पैसा लेता ही क्यों, क्या रख के देखता रहूंगा उसको अच्छे लग रहे हैं, नहीं, मैं उस पैसे को क्या करूंगा जानी, इन्वेस्ट करूंगा। मैं एक सेल्फ इन्वेस्टर भी होता हूं, पर मैं तुम्हें अकाउंटिंग तो दोनों के सिखा रहा हूं ना। मैं भाई अगर मैं किसी कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजरी करता हूं तो पहले मैं उसको बताता हूं कि तुम्हारे लिए ये प्रोजेक्ट्स हैं, फिर वो मुझे एक और बात कहता है मुझे पैसा अरेंज करके दो, तो मैं उससे पूछता हूं आपको पैसा किस फॉर्म में चाहिए, डेट में या इक्विटी में चाहिए, बोलता है डेट में चाहिए, तो मैं फाइनेंसिंग अरेंजमेंट बनवा के देता हूँ, पूरी टीम बैठती है हमारी, उसको फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करवा के देते हैं, उसके पास पैसे आते हैं और फिर वो क्या करता है उसको इन्वेस्ट करता है। तो एक ही बंदा इशूअर की भी अकाउंटिंग कर रहा होता है, एक बंदा इन्वेस्टर की भी। इन्वेस्टर की अकाउंटिंग करे तो वो फॉलो करना, इशूअर की अकाउंटिंग करे तो ये फॉलो करना, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, दोनों अपनी अपनी जगह है। एक चीज बन के सोचोगे ना, इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर, इशूअर तो इशूअर। इस पूरी क्लास में अभी तक मुझे सिखाना ये था कि क्या इशूअर अपनी लायबिलिटी सेटल कर सकता है, चाहे इन्वेस्टर चाहे या ना चाहे, वो किसी और को चिपका सकता है, पर सब्जेक्ट टू के ऐसा बायर मिले लायबिलिटी का। तो मुझे एक बात बताओ, फिर बीच में ब्रोकर है, फिर वही ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, वही सारी कहानी चलेगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो तो है अपनी जगह। बट फिर आपके कोर्स में समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये भी नहीं है कि आपने अपनी लायबिलिटी किसी और को टिका दी, सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन का मॉडल है कि हाँ अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखते तो क्या अकाउंटिंग होती, पर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया ये जी। तो बेटा ऐसा इन्वेस्टर नहीं मिल रहा ना। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, इसने बोला कि भाई ये पैसा ले ही उसी बंदे से, सुनो ये क्या कह रहा है, पैसा ले ही उसी बंदे से, तो भाई फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट ही 1 साल का करता ना,
तो जब कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का करता तो मेरी जान ये वाला मॉडल ही नहीं आता भाई। जब कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का करता तो मैं तो इंसानों की तरह अमोर्टाइज कॉस्ट में रहता, 1 साल बाद अमोर्टाइज होकर उतनी अमाउंट आती, खत्म कहानी। ये कब हो रहा है? जब नहीं, पीएनएल नहीं, गलत कह रहे हो, ये तब हो रहा है जब मेरी मजबूरी है कि इन्वेस्टर मुझे 3 साल वाला मिल रहा है। बात समझ आ रही है? और फिर भी मुझे मस्ती है कि मुझे कभी भी क्या करना है, सेटल करना है। तो फिर वो आपको बोल रहा है कि आप फिर होशियारी करके इस मॉडल में नहीं आ सकते, क्योंकि इस मॉडल के अंदर फिर आपकी मजबूरी, आप कब तक रखोगे उसको, आखिर तक। उस मॉडल में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कभी भी सेटल करना। तो आपका पीएनएल हिट होगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी भी सेटल हो जाएगा। क्लियर है दोनों में फर्क? जी हाँ। किसने बेच दिया? इशूअर, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर सिखा तो दिया मैंने। हाँ, तो उसको गेन हो जाएगा। कौन रिडीम करेगा? भाई देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जानी, बातें नहीं। देखो मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ, इधर जानी सुन लो। भाई इस बच्चे ने कहा कि सर एक इन्वेस्टर ने दूसरे इन्वेस्टर को चिपकाया, एक इन्वेस्टर को गेन हो गया। दूसरा इन्वेस्टर बावला तो नहीं है ना, वो सोच के खरीदेगा, उसको चाहिए 2 साल के लिए होगी बकाया। तो वो बोलेगा मुझे कोई फेयर वैल्यू गेन नहीं खाना, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट खाना है। तो वो रिडम्पशन पे रिडम्पशन वैल्यू लेकर कहानी खत्म। अरे क्यों कम मिलेंगे? एग्रीड होंगी ना, लिखा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि रिडम्पशन इस प्राइस पे होगी, चाहे प्रीमियम पे हो चाहे डिस्काउंट पे। वो हिसाब किताब करके लेता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध के नहीं चिपकाऊंगा मैं उसको। वो हिसाब किताब करके लेगा, वो देखेगा 2 सालों में इंटरेस्ट कितना आएगा, जो मैं असेसमेंट बनाता हूँ यहाँ पे। वो असेसमेंट बनती है पहले, फिर आईआरआर निकलता है। क्लियर है? हमें उसकी क्या टेंशन है? हमें तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग किस तरीके से चल रही है, अलॉन्ग विद ऑल द लॉजिक्स ऑफ बिजनेस, जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? आपको ये टेंशन, देखो अकाउंटिंग में सिंपैथी नहीं लेके आना, तो या तो फिर बिजनेस एडवाइजर बन जाओ। सही है ना? वो सोचने के लिए पहले बनना पड़ेगा ना, कॉम्पिटेंस डेवलप करनी है वैसी। सही है? बिजनेस एडवाइजर बनने के लिए तू एक का नुकसान तो कराएगा ना, या दोनों को जमात कराएगा, आओ भाई दोनों को एक साथ काटूंगा। शुरू में बेटा एक का नुकसान नहीं होता। इफ यू वांट टू बिकम अ बिजनेस एडवाइजर, एक का नुकसान होगा तो दूसरे का फायदा होगा। बात समझ है? अच्छा क्या मतलब लॉजिक, ये दुनिया का उसूल है। हाँ तो दोनों की लगा दे इधर। खैर देखो, बात सुनो जानी, सुनो, समझने की बात यह है कि जब आप अकाउंटिंग या बिजनेस की बात करते हैं ना, देयर आर नो सिंपैथीज। ये तो मेरे साथ हर आइटम में होता है ना, तो ये तो उसको नुकसान हो गया। अबे भाई तो हो गया, सोच समझ के कर रहा होगा ना, तो उसकी अकाउंटिंग करते को आगे की क्या पंचायत है? मैं तो फिर भी तुम्हें कहानी बताता हूँ कि ये उसको बेच देगा, उसको ये होगा, ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तुम बोल दो ये क्यों किया उसके साथ, ओ भाई उसने सोच के किया होगा। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, मैं कह रहा हूँ 2 साल बाकी हैं, तो क्या वो अंधा है? उसको क्या ऐसी ही इन्वेस्टमेंट चिपका दी होगी मैंने? नहीं, उसने विलिंगनेस से खरीदी है। भाई उसने जो विलिंगनेस से खरीदी है, तुम उसकी अकाउंटिंग करो, तुमने विलिंगनेस से बेची है, तुम अपनी अकाउंटिंग करो। तुम्हारा नुकसान फायदा रिकॉर्ड करो, उसका नुकसान फायदा उसको रिकॉर्ड करने दो। पंचायत किस चीज की है? खत्म। मैं जानबूझ के आपको लॉजिक दे रहा होता हूँ ताकि एमएफएस आप कनेक्ट हो जाए। क्लियर है? अच्छा भाई तो देख लो भाई, 1 मिनट, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पे टिक जाते हैं। मैं कहा आपको बिजनेस एडवाइजरी में ले गया था, मुझे से एक बात बताओ, क्या ये बात क्लियर है कि मैं कभी भी सेटल कर सकता हूँ? भाई ये ऑब्जेक्टिव इज टू अल्टीमेटली सेटल, मैंने ये समझा दिया अभी आपको यहां तक, चलो जी गुड हो गया। अब वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ये कहता है कि आपने इनिशियल रिकॉग्निशन और आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक्सपेंस आउट। यानी कुछ माइनस करने की आपको नीड नहीं, यानी आप लाइबिलिटी में नेट नहीं करेंगे। अच्छा, आप पहले तो कंफर्मेशन के लिए पहले इसको कॉपी कर लो भले। बिल्कुल ऐसा फैजान। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है यार, पूछना चाहिए सवाल आपको। इसमें ओसे नहीं है, वो भी बता रहा हूँ अभी क्यों नहीं है।
अच्छा ये सुन लो कि इसमें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्यों नहीं है, वो सिखा देता हूँ भाई। फेयर यानी इसमें सुन लो एक मिनट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि फायदा हुआ तो बेच दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर सोचता है ना, ये तो इशूअर तो दो चीजें सोच सकता है ना, या तो मैं आखिर तक सेटल करूंगा या तो कभी भी सेटल करूंगा। ये नहीं होगा कि फायदा हुआ तो सेटल कर दूंगा, ये तो कोई केस ही नहीं बन सकता ना। तो ये केस किस में बनता है, इन्वेस्टर में बनता है। तो यहाँ पे इसलिए से दो केसेस रखे गए कि या तो आप कभी भी चुका दे या तो आप आखिर तक लेके जाएं, क्योंकि इसमें ये नहीं हो सकता कि जब फायदा हुआ तो सेटल कर दूंगा। तो इसलिए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मॉडल यहां से क्या किया गया, हटा दिया गया। तो आपको कहा गया कि भाई इशूअर के लिए दो मॉडल्स हैं, एक अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का। अगर आखिर तक रखना है तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, कभी भी सेटल करना है तो पीएनएल। अच्छा अब ये जो सवाल है वसीम लिमिटेड के नाम से, मुझे आप इस सवाल को सॉल्व करके दिखा दें, बट पहले आप इसको सॉल्व करेंगे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से, जल्दी से। अच्छा एक एक काम ये करते हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के अलावा एक मिनट साइड में लगा, सुनो इधर जानी, हम पहले इसको सिर्फ वो मॉडल सीख लेते हैं फेयर वैल्यू टू पीएनएल वाला, फिर लेके चलते हैं। सुनो फिर हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का अलग से सवाल देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस ताकि हम साथ हो जाएं इसमें। मैंने कहा सर सिर्फ, क्योंकि देखो इसमें सीन क्या है, इसमें सिंपल इसने लिख के दिया हुआ है मैंने कि वसीम लिमिटेड इंटेंशन इज टू सेटल दीज बॉन्ड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी फिर इसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से कर ही नहीं सकते। मैं इसलिए मना किया क्योंकि यहाँ पे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला आईआरआर नहीं दिया हुआ। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला आईआरआर अगर हम कर लेते तो कभी टैली नहीं होता, तो वरना मुझे निकालना पड़ता है यहाँ पे इसलिए। तो खैर हमने अभी इसको सिर्फ किससे कर लेना है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से। अच्छा आपको बखूबी मैंने सिखाया है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में देयर इज नथिंग टू अमोर्टाइज। तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस किससे बुक करेंगे, कूपन से, और पे भी किससे करेंगे। मैं पे क्यों कह रहा हूं, इशूअर है हम। अच्छा भाई पर पहले तो आप मुझे फेस वैल्यू बताएं, 1.5 मिलियन। अच्छा भाई आपने कहा 100 रुपए ईच है, 15,000 बॉन्ड है, तो आपने कहा कि सर ये आ गया 1.5 मिलियन। अच्छा जी अब इसके बाद हमने कहा कि कोई प्रीमियम है, अच्छा 4 रुपए का प्रीमियम है, ये कितना आ गया जी। अच्छा भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट 3% है। अच्छा पहले तो आप सिंपल एक काम करके मुझे ये बताएं कि 3% ऑफ 1560,000 लगा दें इसके ऊपर, 46। मैंने फिर भी लेस किया, एक वजह से किया, प्लीज बताएं मुझे। वन फाइव वन थ्री टू डबल जीरो। बहुत फोकस से देखें पहली एंट्री ताकि आगे समझ आए। मैंने ये किया कि सर मैंने इसको नेट इसलिए किया ताकि मैं कैश निकाल सकूं, 1513,200। अगर ये अमोर्टाइज कॉस्ट होता ना, मैं लायबिलिटी भी इतने से ही बुक करता, पर अब मैं लायबिलिटी बुक करूंगा। ये क्या डिबेंचर है, बॉन्ड्स हैं। अच्छा हमने ये कहा कि सर मेरा बॉन्ड पेएबल
60,000 मैंने इसको लायबिलिटी में नेट नहीं किया क्योंकि मैं इसको अमोटाइज नहीं करूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एसेट का सोचो, एसेट में क्या करते थे आप, ऐड किया करते थे, और जो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होता था तो ऐड नहीं करते थे क्योंकि आप कैपिटलाइज करके एक्सपेंस आउट नहीं करते थे। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आप इसको नेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको इसको ओवर द पीरियड अमोटाइज नहीं करना, आपको इसको एक्सपेंस आउट करना है, तो आपको उसको लायबिलिटी में नेट नहीं करना। ऑनलाइन वालों पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस दिखा दिया 46,800, ये आ गया जी। यानी सर अभी हमने कैश डेबिट किया कम से, हमने कहा इतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट चली गई जेब से और बॉन्ड पेबल की लायबिलिटी आ गई इतनी। क्लियर है? अच्छा भाई रिपीट कर देता हूं अब्दुल वहाब भाई, मैंने सिंपल एक काम ये किया, इन्वेस्टर के केस में जब मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे किया करता था तो किसी और मॉडल में उसको कैपिटलाइज करता था ताकि वो अमोटाइज हो जाए। लायबिलिटी के केस में कल हमने लायबिलिटी में से इसको नेट किया था, क्यों? ताकि ये आज नेट होके आगे अमोटाइज होके ग्रो हो जाए, एक्सपेंस बुक हो जाए। पर क्या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में मुझे क्या इसको अमोटाइज करना या नहीं करना? तो जब नहीं करना तो मुझे लायबिलिटी में उसको नेट भी नहीं करना, जैसे एसेट में कैपिटलाइज नहीं करता। तो मैंने इसको यहाँ पे माइनस सिर्फ इसलिए किया था ताकि कैश निकाल लूं। सही है जी, तो कैश के लिए किया ये मैंने। क्लियर है भाई अब्दुल वहाब? ओके अब आगे, अब मैंने ये कहा ओपनिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग फेयर वैल्यू, गेन या लॉस। कैरिंग अमाउंट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, ये टेंशन होनी चाहिए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। और हम वैसे भी इशूअर की अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये इशू कब किए हैं? 2020 में। जानिए ओपनिंग बैलेंस कितना? 1560,000। आई बिलीव के 1560,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे। अगर तुम इस पे लगाओगे तो तुम बेवकूफी कर रहे होगे, तुम प्रीमियम को अमोटाइज कर रहे होगे, जबकि देयर इज नथिंग टू अमोटाइज। क्योंकि कौन से मॉडल पे है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, क्योंकि आपको कभी भी सेटल करना है भाई, आपको अमोटाइज करने की कोई नीड नहीं है। तो आप सिंपल एक काम करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास कूपन कितना है, 13%। तो 13% आप लगा देंगे 1.5 मिलियन पे, 195,000, और आपका कैश भी आ गया और क्लोजिंग आ गया 15। यही जी सर, आपने 2020 के एंड की एक एंट्री बनाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 195,000 से। अच्छा इसकी फेयर वैल्यू कितनी है जानी? 168,000। और सर ये आपने ऐसे निकाली कि सर आपने 112 को मल्टीप्लाई किया 15,000 से, तो ये आ गया हमारे पास 1.68 मिलियन। अच्छा अगर इशूअर को ये लायबिलिटी आज सेटल करनी है तो इतने की करेगा, यानी किसी को लायबिलिटी चिपकाएगा तो उसको पैसे इतने देगा। क्लियर? तो हमने क्या किया सर, हमने इसको यहां से यहां पे लाने के लिए, तुम लोग मुझे सोच के बताना, मुझे गेन हुआ है नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। लायबिलिटी है, आपको पैसे पे करने हैं ज्यादा, तो ये लॉस है। मेरे को पता था सारे नशे यही बोलोगे, क्योंकि आपने जैसे ही वैल्यू, हाँ तू तो वैसे कुछ नहीं बोलता। अच्छा बताओ इंक्रीज कितना, ये कितना आया, कितना? 1.20। अच्छा सर अब हम यहां पे एक एंट्री बनाएंगे, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, और सर बॉन्ड पेएबल क्रेडिट कितने से भाई? 1,20,000 से। ये क्लियर है, लायबिलिटी की वैल्यू का इंक्रीज होना इस हमारा नुकसान। अगर यही इन्वेस्टमेंट होती तो क्या होता, ये फायदा होता। अच्छा भाई अब आ जाओ आप जल्दी से 2021 पे। ओपनिंग क्या रखूं? 1680। तो सर वो कौन सा केस होता है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाते हैं? क्योंकि उसके अंदर आपने शुरू से लेकर आगे तक अमोटाइजेशन करनी होती है।
अच्छा भाई यहाँ पे 195 और ये भी आ गया भाई 195। आपके पास क्लोजिंग आ गया 1680,000। तो आप सिंपल यहाँ पे 2021 की एक एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 195,000 से। हाँ, पर फिर आपको लास्ट फेयर वैल्यू को मेजर करके चलना होगा, बस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मार्क्स नहीं कटेंगे। देखो मैं शेड्यूल तो सिर्फ एंट्री की कंट्रोल के लिए बनाता हूँ, मार्क्स में वो बोलता है कि 1 साल की एंट्री बना के दे दो और 7-7 नंबर देता है फ्री के, तो मैं इसमें कोई मसला नहीं हो तो इसलिए एक शेड्यूल को साथ साथ चलाता हूँ। अच्छा भाई, इसके बाद क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी लायबिलिटी की वैल्यू अब कितनी हो गई? ये आ गई 1.62 मिलियन। तो हम यहाँ पे इसको दिखाते हैं, अब 60,000 रुपये का गेन हो गया। अच्छा, गेन इसलिए हो गया क्योंकि अब अगर मैं सेटल करने जाऊंगा तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मोबाइल है भाई, कि क्लास के लिए वैसे तो घर पे होते हैं, अभी उठेंगे देखेंगे और सो जाएंगे वापस, है ना। अच्छा भाई इधर, अब मैंने कहा बॉन्ड पेएबल डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कितने से? 60,000 रुपए, यही है। अच्छा भाई, ये 60,000 रुपए का हमें आ गया गेन, ये 2 साल हो गए। अब हमने कहा कि सर आप आ जाए 2022 पे, हमने कहा 1620,000, फिर 195 और फिर 195, ये आ गया। अच्छा आप जरा इधर फोकस करें, यहां पे वो क्या क्या रहा है, रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड किस पे थी? प्रीमियम पे। आई बिलीव कि अब वो मेच्योरिटी का टाइम आ चुका है। मेच्योरिटी पे मैंने एक चीज सिखाई थी, आपकी फेयर वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। आप देखें ये भी कितनी हो चुकी है, प्रीमियम था ना 6 रुपए का, तो यानी अब इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसको वही पैसे पे करने होंगे जो इसने लोगों से लिए थे, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। देखो इसने क्यों डे 1 पे इसने एग्री किया था कि रिडम्पशन पे अगर आओगे तो मैं कितने पैसे वापस दूंगा, 106 रुपए के प्रीमियम पे। अब इसने इस नियत से तो रखे थे कि ये इसको कभी भी सेटल कर देगा, बट इसने सेटल नहीं की है, तो क्योंकि हमारे पास सेटलमेंट की अकाउंटिंग नहीं है ना, मॉडल तो उसने डाल दिया पर उसकी अकाउंटिंग नहीं डाली। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब पूरे टेन्योर में मैंने कभी सेटल ही नहीं की है, तो क्या मेरे को कोई गेन और लॉस होगा, या फिर वही सेटलमेंट करूंगा जो एग्री हुई थी, तो वही एग्रीड में सेटल कर दूंगा, दैट्स इट। पर मार्केट रेट कब होते हैं? जब साल से पहले हो, जब मेच्योरिटी आ गई। मुझे एक बात बताओ, मेच्योरिटी पे मैं किसी को 1 रुपया भी ऊपर दूंगा या उतने पैसे दूंगा जितने एग्री किए थे? तो वो तो 6 रुपए का प्रीमियम एग्री हुआ था ना। हाँ, ये 112 मार्केट के हिसाब से, ये 108 मार्केट से के हिसाब से, 106 भी मार्केट के हिसाब से। पहले से नहीं पता था, पहले से नहीं पता था किसमें? यार सुन लो भाई जानी, एक सवाल, बातें नहीं बिल्कुल भी। भाई ये कह रही है कि सर इसको पहले से कैसे पता? उसको पहले से पता नहीं था, उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया था कि अगर आप 3 साल बाद जब पैसे वापस लेने आएंगे तो मैं 6 रुपए आपको ज्यादा दूंगा। तो फेयर वैल्यू अचानक से डिटरमाइन नहीं हुई है, ये 106 रुपए इस तरीके से डिटरमाइन हुई है कि अब उसकी रिडम्पशन वैल्यू इसके इक्वल है। रिडम्पशन वैल्यू का मतलब क्या है कि उस दिन की वैल्यू जितने पे मुझे पैसे वापस करना है, तो उस दिन फेयर वैल्यू से 1 रुपया भी ऊपर नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहा हूं। ये जो फेयर वैल्यू है ना, इसको तुम आखिर में क्या समझना, रिडम्पशन वैल्यू। ये उसको पता नहीं था कि पहले से होगा, उसने पहले एग्री कर लिया था कि अगर आप 3 साल तक मैं रखूं उसको और 3 साल बाद आपको पैसे वापस दूंगा तो 6 रुपए ज्यादा वापस दूंगा। हाँ, नहीं चल सकती ना, यही तो सिखा रहा हूं भाई। मुझे एक बात बताओ, कोई भी इशूअर, जो मैं जैसे ये इन्वेस्टर है, मैं इससे एग्री करके बैठा हूं, तुम जब वापस पैसे लेने आओगे तो मैं तुम्हें 106 दूंगा, तो क्या ये मुझसे 1 रुपया भी ऊपर मांग सकता है? क्यों?
एग्री हुआ है ना, तो ये तो कह रहा हूं कि मैं इसकी वैल्यू 1 रुपया ऊपर नहीं हो सकती, 1 रुपया नीचे नहीं हो सकती। रिडेम्पशन वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। सही है, जब मेच्योरिटी होती है तो कोई, मैंने आपको इन्वेस्टर में सिखाया था, कोई गेन लॉस कमाने का पोटेंशियल नहीं होता। तो जब इन्वेस्टर का कोई गेन नहीं होता तो उसका लॉस नहीं होगा। सही है, ये सिखा रहा था मैं यहाँ पे जी। तो अगर डिस्काउंट पे रिडेम्पशन होती मेरी जान, तो यहाँ पे 106 की जगह 98 हो जाता, तो मैं सेटलमेंट कितने पे करता? 98 पे। वो भी तो पहले से एग्री होता ना। तो अभी मेरी जान प्रीमियम पे जो हो रहा है, जानी बातें नहीं, बातें नहीं। अभी अगर जब ये प्रीमियम पे हो रहा है तो मैं फिर रिडीम किस पे कर रहा हूँ? प्रीमियम पे। बात समझ आ रही है? अगर किसमें एडिशनल कॉस्ट कंसिडर करते थे? करते थे ना, किसके लिए? इशूअर के लिए ना। पर वो कौन से मॉडल में? अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल में। कौन से मॉडल में? अगर ये अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल होता तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरे आईआरआर में आ जाती। ये जो रिडम्पशन का प्रीमियम है वो भी किस में आ जाता? आईआरआर में। आखिर में बचता भी 106 के हिसाब से। पर क्योंकि यहाँ पे मैं आईआरआर यूज ही नहीं कर रहा, मैं कौन से मॉडल पे हूँ? फेयर वैल्यू मॉडल पे ना, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो मैं इसमें सीधा सीधा हर बार अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा हूँ, लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा हूँ। बात क्लियर है? क्या है? बिल्कुल सही रहे हो। अमोर्टाइज कॉस्ट होता है तो मैं ये 6 रुपए का प्रीमियम है ये किस में डाल देता हूँ मैं? एडिशनल कॉस्ट में। और एडिशनल कॉस्ट से आईआरआर क्या होगा? और आईआरआर इसलिए इंक्रीज होगा, कल की क्लास में मैंने दोनों का ब्रेकअप बताया था कि जितना इशूअर ज्यादा पे करेगा उतनी इसकी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो वो आईआरआर तब होता है जब अमोर्टाइज कॉस्ट होता है। ये अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं है, कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो अब देखो सीन क्या करेंगे यहाँ पे हम। अब हम इसको उठा के ये 1620 पे आ गया। सही है जी। अब मुझे बताओ 106 को 15,000 से मल्टीप्लाई करूं कितना आता है? 1590,000। अब देखो मुझे एक बात पता है, मैंने अपनी अपनी लायबिलिटी को इतने पे रखा हुआ है, जबकि सेटल मुझे करनी है इतने पे। तो मुझे एक बात बताओ, तो अब मुझे क्या हो गया? गेन हो गया। कितने का? 30,000 रुपए का। अच्छा, अब मुझे जब 30,000 रुपए का गेन हो गया तो मैं यहां पे सिंपल 2022 में पहले तो एक एंट्री बनाऊंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 195,000 से। अच्छा भाई, अब मैं क्या करूंगा? बॉन्ड पेएबल डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कितने से भाई? 30,000 रुपए से। यही है। अब आपकी लायबिलिटी कितने पे आ गई? 1590। इस 1950 को क्या मैं कह सकता हूँ? ये रिडम्पशन वैल्यू है। पक्का? अच्छा, जब ये रिडम्पशन वैल्यू है तो अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट पे भी होता तो अल्लाह की कसम यही सेटल होता भाई। अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट पे होता तब भी क्या सेटल होता? यही सेटल होता। तो मैं अभी भी यही सेटल कर रहा हूँ। तो अमोर्टाइज कॉस्ट में इसमें फर्क क्या है? अमोर्टाइज कॉस्ट में फर्क ये है कि वो आईआरआर के जरिए यहाँ तक पहुंचता है, यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन के जरिए यहाँ तक पहुंचा है। भाई दोनों में फर्क समझ आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर वो यहाँ तक कैसे पहुंचता है? आईआरआर के जरिए। इसमें कैसे पहुंचा? फेयर वैल्यू के जरिए, क्योंकि वो मॉडल अलग है, ये मॉडल अलग है। तो सर मुझे एक बात बताएं, आखिर में हम जब सेटलमेंट करेंगे तो ये बॉन्ड पेएबल डेबिट हो गया, कैश कितने से? 1590,000 से। क्लैरिटी है भाई? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, यहां तक कोई मसला? जल्दी से। क्लियर है हुसैन? ओके जी। अब्दुल वहाब? अच्छा भाई, अब कैलकुलेटर निकालें जल्दी से। एक चीज मुझे आपको बतानी है, सिखानी है। अगर मैं इसकी असेसमेंट यही करूं ऐसी आपको समझाने के लिए, असेसमेंट, तो मुझे बताओ 1.5 मिलियन फेस वैल्यू थी, इस पे कूपन कितना है? कितने सालों के लिए? कितना आया? 580। मैं आपसे से पूछ ही रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ 13% कमाता तो 585 घर लेके जाता।
मतलब इन्वेस्टर घर लेके जाता, हमारी जेब से तो जाता ही, हम इशूअर हैं, सही है। हमने एक ये एक्सपेंस किया, अब मैं इशूअर का बता रहा हूं, इशूअर ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बियर की है, कितनी है सवाल में? 46। मैं कह रहा हूं ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इन्वेस्टर देखो अलग होता है, इन्वेस्टर की इनकम कम हो रही होती है, यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। पहले तो ये बात समझ आई, पक्की बात है। इधर अब आगे सुनो फोकस के साथ। हो गया। अच्छा भाई अब इधर प्रीमियम, क्या इसमें मैंने, या तुम लोग फोकस होकर देखना, ये वो चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगी, फिर आराम से हो जाएगा 7 8 नंबर 10 नंबर अचीव। तो देखो प्रीमियम जो इनिशियल मुझे मिला है, क्या वो मेरी कॉस्ट को सेव करेगा? पक्का? हम क्या करें यहाँ से लेस करते हैं। अच्छा लेस इसलिए करेंगे क्योंकि वो मेरे एक्सपेंस को कम करेगा। कितना था वो? ये आ गया 60,000 रुपये। अच्छा फिर है एक प्रीमियम एट रिडम्पशन, कितने का? 90,000। ये ऐड हो गया क्योंकि ये एक्सपेंस को बढ़ा देगा ना, ज्यादा पैसे वापस करने हैं मुझे। ये कितना आ गया टोटल? वेरी गुड, 6618। अच्छा अब मैं, तुम लोगों ने बता दिया, मैं वाकई मान जाऊंगा कि बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। अगर मैं ये अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखता तो मेरा IRR 13% होता या उससे ज्यादा होता? वापस रिपीट करता हूं अपना सवाल, वापस सवाल करता हूँ रिपीट, वापस ऑनलाइन में लो तुम भी बताओ। मैं कह रहा हूं मेरा कूपन है 13% जो मेरी जेब से जा रहा है, पर अगर ये मैं अमोर्टाइज कॉस्ट से करता तो क्या मेरा IRR 13% होता या उससे ज्यादा? अच्छा ज्यादा होता, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 585,000 नहीं दे रहा, उससे ज्यादा दे रहा हूँ, इवन प्रीमियम लेके भी ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दे रहा हूँ और एंड में भी उसको 30,000 रुपए का प्रीमियम ज्यादा दे रहा हूँ, तो तभी मेरी जेब से जा रहा है ज्यादा, तो मेरी कॉस्ट भी है ज्यादा। इस बात पे तो यकीन आ गया कि IRR ज्यादा होता। टू मेक इट वेरी क्लियर, कंफ्यूजन दूर करने के लिए कह रहा हूँ, सही है जी। तो यानी मेरा IRR अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर ज्यादा होता। अब एक और बात का जवाब दो, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे होता तो पूरे 3 सालों में सिर्फ ये एक्सपेंस बुक होता। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे होता, यस और नो में जवाब दो, पूरे 3 सालों में क्या ये वाला एक्सपेंस बुक होता? किसके जरिए? IRR के जरिए। उसके अंदर बेसिक इंटरेस्ट भी होता, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती, प्रीमियम की नेटिंग भी होती और प्रीमियम की पेमेंट भी होती। ऐसा ही है। यानी सर ऑनलाइन वालों प्लीज, और तुम सब आखिर बार बताओ क्या इस बात को मानते हो कि IRR के जरिए अगर मैं अकाउंटिंग करता 3 साल तो ये एक्सपेंस आता, PNL के अंदर इंटरेस्ट का टोटल ये आ रहा होता, क्योंकि यही एक्सपेंस IRR के अंदर एम्बेडेड होता। क्लियर है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, मर गए हो क्या? जल्दी बोलो हाँ या नहीं, जल्दी से। क्लियर है? यही होता। ओके अब आगे देखो कैलकुलेटर। आपको लगता है कि मैंने ये 3 सालों में ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया है? अभी ये आ गया 585,000, ये पहला एक्सपेंस आ गया। बहुत फोकस होकर देखना, इसमें मैं मैच करवा रहा हूं एक चीज, नीड नहीं है पर लॉजिक क्लियर होती है इससे। इधर सुनो, मुझे ये लगता है कि ये मैंने नेट बेसिस पे फेयर वैल्यू लॉस बुक किया है। कितने का? 30,000 रुपए का। मैंने कहा सर ये दूसरा एक्सपेंस है, इन दोनों को ऐड करो 615। अच्छा अब मैंने एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस किया था, आ गया। यानी सर आप देखें, यार मैं बता रहा हूं कि इन्होंने जो दिमाग चलाया ना IFRS 9 बनाने में, भाई किस चुरंगी से जाओ, आपका आंसर क्या आना है? सेम आना है अगर आप मेच्योरिटी तक जा रहे हो। मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रूव किया कि अगर मेच्योरिटी तक मैं जाता और अमोर्टाइज कॉस्ट पे होता तब भी यही एक्सपेंस आता, अब भी यही एक्सपेंस आ रहा है, पर दोनों में तरीका क्या है?
अलग है, वहां पे IRR के जरिए आता, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और फेयर वैल्यू लॉस के जरिए आ रहा है। भाई बात क्लियर है? मुझे डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि मैं बैंक पे अभी भी अप्लाई करवा रहा हूँ। 5 होते हैं, 6ठा चल रहा है अभी UBL। तो खैर ये मन तक समझ आती है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अमोर्टाइज कॉस्ट होता तो यही एक्सपेंस किसके जरिए होता? IRR के जरिए। तो क्या मैं ये कहूँ कि फेयर वैल्यू थ्रू PNL है तो एक्सपेंस चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा? खाली अकाउंटिंग क्या होगी? अलग होगी, डिफरेंट होगी। भाई बात क्लियर होती है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, ये कॉपी कर लो। चलें जी, वेरी गुड। नहीं, इशूअर की इक्विटी सिक्योरिटी बाकी है। उसमें तो होता ही नहीं, उसमें तो सिंपल कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। हाँ वाकई, इक्विटी है ना। भाई ये हो गया कॉपी। और अपने पास ये देख लेना बस याद दहानी के लिए कि पहला एक्सपेंस, दूसरा एक्सपेंस और तीसरा एक्सपेंस, इन सबको मिलाओ जुलाओगे तो वहीं आ जाएंगे जी। करंटली उन्होंने, भाई ऑनलाइन वालों तुम सब एक सवाल सुनो, ओए बाबू सवाल सुन ले। करंटली उन्होंने 10% पे इशू की हुई है। ऐसे होता है कि बैंक का जो करंट रेट है वो एग्जांपल 1 साल हो गया, इट वाज फॉर 3 इयर्स। अब बैंक का इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल 8% है और हम लोग 10% में हैं, तो हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना, लॉजिकल सी बात है, फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी बिल्कुल। कोई खरीदेगा तो ना, बेच देना, कोई मसले वाली बात नहीं। आप तो करें, मैंने तो आपको बिजनेस सिखाया ना, आप करें। मैं आपको बिजनेस सिखा रहा हूँ, पहले पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं बिजनेस सिखा रहा हूँ कि उसकी अकाउंटिंग, पर मैं बिजनेस बता देता हूँ ताकि लॉजिक क्लियर रहे। आपको लगता है कि आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू, आपने पता है बात थोड़ी सी गलत की। आपने अगर इशूअर हो ना तो आप नुकसान करा दोगे अपनी कंपनी का। आप अगर इशूअर हो और आपकी सिक्योरिटी 10% पे चल रही है तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू होगी ज्यादा। मेरी बहन, आपको जो 100 रुपए की सिक्योरिटी थी ना, उसको चुकाने के लिए 120 देने पड़ेंगे। तो ये आपका फायदा नहीं है, नुकसान है। तो क्यों आप किसी को देंगी? तो लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए आपको 100 देने होंगे 120, तो आपका नुकसान है ना। भाई एक बात समझो मेरी, अपनी लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लेके जाओगी तब भी लॉस बुक करोगी, हाँ या नहीं? अपनी लायबिलिटी को सेटल करने जाओगी तब भी लॉस बुक करोगी, कहीं से आप नहीं भाग सकते। इसको भागने का एक तरीका है, पर अभी नहीं बताऊंगा मैं, कंफ्यूज करने के लिए। सही है? अब भाई इधर जल्दी। खैर ये देखो, वो जब हर चीज आगे के लिए रखो ना, कुछ सीखे फाइनल में तो सीखोगे, ये क्या सभी याद सिखा दूं? आपने देखो मैं सिंपल क्या सिखा रहा हूँ, आप अकाउंटिंग सीखें। सही है जी, बिजनेस सेंस में उतना दूंगा जितना इसके लिए रिक्वायर्ड है। आपने जो कहा ना उल्टी कहानी की, आपने दिमाग चलाया, आपने बोला यार लायबिलिटी की वैल्यू तो बढ़ रही है, मैं बेच देती हूँ। तो बेचोगी भी तो उसी वैल्यू पे ना, फेयर वैल्यू पे। सही है? तो नहीं है ना उसी ये मॉडल यहाँ पे, तभी तो मैं कह रहा था इधर। नहीं तो आप सीख के नहीं आएंगे, अगर EY में आएंगे तो मैं सिखाऊंगा आपको। सही है जी, आपको सीखना नहीं है, मैं सिखाना है आपको। हाँ, EY मैं तुम्हें बता दूं, मंडे को ला रहा हूँ EY वालों को यहाँ पे। EY हायरिंग शुरू कर रहा है। EY रैपिड में भी हायरिंग खुलवा दी है, जो दुबई बेस्ड क्लाइंट्स हैं। आप बच्चों के भी फ्रीक्वेंट विजिट्स होंगे दुबई। सही है जी, पर उसके लिए ये मोटिवेशन रखो कि यू नीड टू क्लियर योर पेपर्स जल्दी। सही है जी। हाँ, नहीं देखो FTS 30 वाले उठाएंगे अब इस बार। FTA 30 एंड अबव। मैंने कुछ बच्चों के नाम रिकमेंड किए हैं, वो तो जाने ही जाने हैं, क्योंकि वो मुझे पता है कि मेरे काम के बच्चे हैं। सही है जी। बाकी आप प्रूफ करें अपने आप को कि भाई हाँ यार आप में वो कैपेबिलिटी एबिलिटी है, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा। मैं भी ऐसे किसी को नहीं करता रिकमेंड। कहने को ये होता है ना कि भाई ये आप पूछे सकलैन साहब को बताएगा उसकी हालत क्या हुई हुई है। सही है ना, वो इंतकाल के मरहले में वो बेचारा। सही है जी। पर आपने
आपने भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 50 लोग अभी, और हो सकता है ये ऑनवर्ड्स 110 120 तक भी जाए ये नंबर, क्योंकि हम ईवाई रैपिड पहले नहीं था, अब खुलवाई है। ईवाई रैपिड इज अ वेरी बिग थिंग टू गो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं, ईवाई के एसीसीए मैंने बंद करवा दी है। सही है, ईवाई के एसीसीए मैंने बंद करवा दी है, क्योंकि मैंने स्पेशली पार्टनर को कहा है कि सर एसीसीए वालों से मैं नहीं काम करा सकता, उनका दिमाग नहीं चलता। मैंने सिंपल उनका पर्दा कटा दिया, बिल्कुल एकदम नहीं आ सकते अब एसीसीए वाले, क्योंकि मेरी नहीं बनती उनसे। सही है जी, इधर अच्छा फोकस। कैफ हो जाए तो फिर हम ईवाई बिल्कुल आ सकते हैं भाई, पर ये उसके लिए फिर कह रहा हूँ कि आप पेपर्स पे ध्यान दें। मैं बच्चों को देखता हूँ, सर अभी मैं 2 महीने फारिग हूँ, मैं कुछ कर लूँ। अबे तू ये तो कर पहले, 2 महीने फारिग हूँ कुछ कर लूँ, क्या कर लोगे भाई तुम 2 महीने में? सर वो मैं ना, वो डेटा, हाँ नहीं वो सर, एक बच्चा, अरे भाई मैं तुम्हें बता, एक बच्चा, सर वो डेटा एनालिटिक्स। अबे मैंने कहा मेरी बात सुन, तेरे को एक्सेल सही चलाना आता नहीं है, तू डेटा को एनालाइज करेगा, उसके एनालिटिक्स बनाएगा। मैंने कहा भाई खुदा को मानो, तुम अपने बेसिक्स, भाई तुम्हें अभी फर्म पे किस लिए होती है? सिखाने के लिए है ना। वहां पे आके इतना जलील हो गए, सब सीख जाओगे। तुम खुदा के वास्ते अपनी नॉलेज पक्की रखो। अकाउंटिंग ऑडिट आना चाहिए तुम्हें, लॉ, दैट्स इट। इसके अलावा तुमसे कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है। आप अकाउंटिंग सही रखें, अपनी ऑडिटिंग सही रखें, आप फर्म में इंडक्ट हो जाएंगे, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। और दूसरी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, एज अ बड़ा भाई बता रहा हूँ, अपनी फिजिक पे ध्यान दो, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी पे ध्यान दो। अब तुम गए वहां पे, वो बंदा यूं अजीब सी शक्ल में बैठा हुआ, मोटा बद्दा बैठा हुआ, नहीं रखेगा पार्टनर उसको यार, नहीं रखेगा वो। अब तुम अपनी फर्म को, भाई ईवाई तो ग्लोबल है, ईवाई पाकिस्तान इज नो मोर इन पाकिस्तान, दिस इज ईवाई ग्लोबल नाउ। मैं यहां से बैठ के दुबई बेस्ड क्लाइंट देख रहा होता हूँ, क्योंकि अब ग्लोबल चीज है। अब यहाँ से वो बैरियर्स खत्म हो गए ईवाई के, तो तुम भी वैसे ही काम करोगे। तो उसके लिए कि तुम्हें प्रेजेंटेबल होना है ना भाई, अपने आप पे फोकस करो। दिन में एटलीस्ट 1 घंटा अपनी जॉगिंग, जिम वगैरह पे ध्यान दो। लगे में, लेटे में, मरे में क्लास ली नहीं जाती है, और तुम्हें ईवाई में आना है। आओगे ईवाई में, बट ये कि तुम्हें प्रूव करना है कि भाई यू आर केपेबल ऑफ बीइंग इंडक्टेड इन ईवाई। सही है जी, अब आगे लेके चलो। अब मुझे एक बात बताओ, पहले बताओ ये क्लियर है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल? आगे सुनो जल्दी से, क्रिकेट भी चलेगी, खेलते रहो बस। अच्छा, अब प्लीज बहुत फोकस के साथ इसी चीज को एक नए कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना है। मैंने इधर, मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट है ओन क्रेडिट रिस्क का, फिर मैं एक पास पेपर करवाता हूं। जल्दी 12:30 बजे तक यही सुनना चाहता, ये शक्लें तुम्हारी ईवाई में आने वाली। 12। अच्छा इधर, ओके, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा इधर, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, इधर देखिए। अच्छा भाई, ओन क्रेडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट, कसम खुदा की लास्ट टाइम करवाया था, लास्ट टाइम पेपर में भी आया। ये नया कॉन्सेप्ट, मैं तो इसके अलावा भी नए कॉन्सेप्ट सिखाए ना मैंने, जो पूरी मेथोडोलॉजी बताता हूँ। हो सकता है वो एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताओ हाउ बोथ एक्सपेंसेस आर डिफरेंट इन बोथ मॉडल्स, तो आप प्लस माइनस करके बताओगे। वो लॉजिक्स पे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जो बच्चा रट्टा लगा के जाएगा, गया उसका गेम हाथ से। आपने देखना है, उसको बताना है कि भाई अगर मैं इस मॉडल से जाता तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट एक्सपेंस का आंसर ही आता, और उस मॉडल से जाऊंगा तो सबको मिलाऊंगा तो आंसर वो आएगा। तो हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। खैर, ये सीखो ओन क्रेडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट। सुनिएगा भाई, रेस गाड़ी कहाँ लेके घूम रही है? क्या ये अंगूठी है? क्या लेके घूमना चाहिए? अबे भाई जोक मार रहा, रुक जाए 1 मिनट, सुन। इंटरेस्ट, हसनैन इधर देख ले। अच्छा भाई, इंटरेस्ट आ गया 10% का, हमने कहा था ये भाई है कूपन रेट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ जाओगे, खाली फोकस होके एक बार देख लो, कॉन्सेप्ट यही खत्म हो जाएगा, इधर देख लो खाली। मैंने कहा कि 1 साल का स्पेन लैप्स हुआ, अच्छा भाई 1 साल के स्पेन के बाद मार्केट में रेट होगा 8%, जैसे हमारी बहन उषा ने कहा कि भाई 8% हो गए। सही है जी, 8% होने पे सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हुई होगी? पक्का? अच्छा, सिक्योरिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी। सिक्योरिटी की वैल्यू इशूअर के पर्सपेक्टिव से इंक्रीज होने का मतलब है नुकसान, ऐसा है। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से
इंटरेस्ट के डिक्रीज होना और इशूअर का नुकसान है, इन्वेस्टर का क्या है, फायदा है भाई। एक का नुकसान दूसरे का फायदा। अच्छा भाई, तो मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है कि फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा होगी, तो इसी चीज से इशूअर का लॉस हो जाएगा। यहां तक कोई मसला? पक्का? अच्छा जी, आगे क्या मैं कह सकता हूं कि 10 से लेके 8% तक का डिफरेंस, हाँ भाई 10 से लेके 8% तक का डिफरेंस इज मार्केट चेंज। इज मार्केट चेंज। वापस से मैं कह रहा हूं 10 से लेके 8% तक का चेंज मार्केट चेंज है। मार्केट चेंज का मतलब है कि मार्केट में यूजुअली गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से रेट चेंज हुए तो मेरी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो हो गई। ये आपके कंट्रोल में नहीं था। ये मार्केट भाई, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर डिस्करेज करनी होती है बैंक्स में इन्वेस्टमेंट तो वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को। आपने इकोनॉमिक्स जिसको साइड में लगा दिया होगा, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी होती है, सही है, हंस रहे हो तुम लोग। मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर लेती है ताकि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि आप बैंक में पैसा ना रखें, आप किसी बिजनेस में लगाएं। अच्छा, जब वाइस वर्सा होता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही होती है तो हम कहते हैं भाई खर्चा नहीं करो, बैंक में पैसा रखो, तो इंटरेस्ट रेट्स क्या कर देती है, वो हाई कर देती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यानी मैं आपको यहाँ पे इस चीज से ये समझाना चाह रहा हूं कि 10 से लेके 8% तक का डिफरेंस इज योर मार्केट चेंज। इस मार्केट के चेंज का लॉस कहां जाएगा, इशूअर के पीएनएल में, इशूअर के। यहां तक कोई मसला? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ जल्दी से, यहां तक कोई मसला? यार बहुत ही कनेक्टिविटी के साथ चल रहे हैं इसमें, बगैर किसी रट्टे के। मुझे आपको फिर शेयर टेक्स्ट भी रीड कराना है ताकि वो मतलब समझ आए। ओके, आगे सुनो। अब हुआ ये कि ये जो भाई है ना हमारे इशूअर, ये 10% पे सिक्योरिटीज इशू कर चुके हैं। सही है जी। अली जरी कह रहे हैं सर क्यों जाएगा बेटा, लॉस तो पीएनएल में जाएगा ना, और कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा ना। सिक्योरिटी ऐसी बात है, बाकी मार्केट में 8% में 10%, तो मुझे मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ गई ना। अब मेरी सिक्योरिटी की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ऐसी बात है मेरा लॉस है, और इन्वेस्टर का क्या ही है, फायदा है। आगे ये तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि सर ये जाएगा पीएनएल में। अब जरा गेम समझें हुआ क्या। ये जो कंपनी है ना इशूअर, बहुत ही बारीक कहानी है, सुनना ये, क्योंकि समझ नहीं आती वरना वापस। ये जो इशूअर है ना, इशूअर ने किया ही है कि इसने 2-3 डिफॉल्ट किए, 2-3 लोगों को पैसे पे करने में लगाया टाइम। उस वजह से, बहुत सुकून से समझिएगा, उस वजह से लोग आ गए इसके पास, भाई तू पैसे दे, हमें नहीं करना तेरे साथ काम। तो इसने बोला यार मतलब मैंने क्या गलती की है, कुछ देरी तो हुई है। इसको हम कहते हैं कि इसकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई। यही बात समझ, इसकी क्रेडिट रेटिंग क्या हो गई, क्योंकि ये लोगों से क्रेडिट पे पैसे तो लेता है बट उसको टाइम पे इसकी रेटिंग खराब हो गई है। इसको मैच करने के लिए इसने बोला यार देखो तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है इसकी बार्गेनिंग पावर वीक होती है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रांग रखने के लिए। इसने कहा कि यार चलो अब मैं तुम्हारे लिए ये करता हूं कि भाई मैं जो है 2% और देता हूं, आप बने रहे मेरे साथ। अब जो ये सिक्योरिटी इशू करेगा ना, अब इसकी सिक्योरिटीज 12% पे, ये ऑनवर्ड जितनी सिक्योरिटी इशू करेगा, ये कितने ऑफर कर रहा है, 12%। अच्छा, अब मार्केट और उसके बीच में गैप कितना आ गया, तो पहले तो आप 2 कह रहे थे, नहीं तो पहले आप 2 कह रहे थे, अब कितने कह रहे हैं, पर ये जो 4% में 2% है, क्या ये मार्केट का चेंज है या ड्यू टू चेंज इन ओन क्रेडिट रेटिंग। इसको हम कहते हैं, इसका ये ओन क्रेडिट रिस्क का चेंज है, इसका ये ओन क्रेडिट रिस्क का चेंज है। अब वो एग्जामिनर कहता है कि सर बात को सुकून से समझें, वो कहता ही है वेरी गुड, पहले बताओ यहां तक कहानी क्लियर है, चारों 2 वाली। अच्छा, 2% का चेंज क्या था, मार्केट चेंज, बाकी 2% क्या है, ओन क्रेडिट रिस्क। यानी ये अपनी क्रेडिट रिस्क को बचाने के लिए अब ये लोगों को कन्विंस करने के लिए ज्यादा रिटर्न देगा।
फिर इसकी सिक्योरिटी की वैल्यू, भाई लॉजिकल सी बात है, लोग 14% की 12% की सिक्योरिटी में आएंगे, 8% में जाएंगे, तो इसकी सिक्योरिटी की वैल्यू, पर अल्टीमेटली इसकी लायबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। नहीं यार ये बात समझ गए, लायबिलिटी ज्यादा हो गई, यानी लायबिलिटी पहले 2% से इंक्रीज हुई, फिर 2 से हो गई, टोटल 4% से हो गई। अब जरा यहां से मैं कनेक्ट कर देता हूं, फिर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सुनिएगा, अब मेरा कहने का मकसद यह है कि आप अज्यूम करें कि लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट रिपोर्टिंग डेट के ऊपर कोई 105 की है, यह है कैरिंग अमाउंट 1 साल की अमोर्टाइजेशन के बाद, या तो अमोर्टाइजेशन है ही नहीं क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। क्लियर है? अच्छा भाई 105 के ऊपर है, मैंने कहा फेयर वैल्यू आ रही है कोई 115 की, फेयर वैल्यू कितने की आ रही है? क्या ये इसका लॉस है? क्या ये इसका लॉस है? अच्छा भाई हमने कहा कि आप पहले बॉन्ड पेएबल को क्रेडिट करें 15 से, बल्कि 10 से, अपनी लायबिलिटी को क्या करें, बढ़ा दें। अब आपको आईएफआरएस ये कहता है कि जो आपका मार्केट का चेंज है वो आपका जनरल लॉस है, जो आपके मार्केट का चेंज है वो क्या है? जनरल लॉस है, वो आप लेके जाएं फेयर वैल्यू लॉस 5 का। आईएफआरएस में सिर्फ ये लिखा हुआ है, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुना दी है, आईएफआरएस में सिर्फ ये लिखा हुआ है व्हेनेवर देयर इज अ लॉस ड्यू टू issuer's own credit risk that will be parked in OCI. Whenever there is a loss due to issuer's own credit risk that will be parked in OCI. वो क्या ये रहा है OCI में इसलिए लेके जाना, वो तुम्हारी खुद की मस्ती थी, तुमने अपने हिसाब से रेट्स ऊपर किए थे, तो जो मार्केट के डायनामिक्स है वो तो 2% तक थे ना, तो तुम्हारे पीएनएल में हिट भी कितना चाहिए? 2%। अब जो तुम्हारी अपनी क्रेडिट रिस्क की वजह से जो मसले हुए थे उसका पीएनएल में चार्ज नहीं जाना चाहिए, तो लॉस तो बुक करोगे, बट वो कहां बुक करोगे? ओसीआई में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, क्योंकि उसका कोई पीएनएल से ताल्लुक नहीं है। क्योंकि तुम खुद देखो यार भाई, मैं तो मना ही नहीं कर रहा था ना, मैं तो पीएनएल पे रखा हुआ था, पर मेरे पीएनएल में नॉर्मल चेंजेस आएंगे, एबनॉर्मल हो जाएगा ना अगर पीएनएल में डाल दिया मैंने। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपकी कोई अपनी क्रेडिट रिस्क के कोई मसले हैं तो आप उसका लॉस बुक करें, बट वो कहां जाएंगे? ओसीआई में। तो सर हमने क्या कहा कि ओसीआई में 5 रुपए चला गया और ये एंट्री बैलेंस हो गई, यानी सवाल के अंदर आपको ये बोले कि फेयर वैल्यू लॉस हुआ इशूअर को, और बोले इसमें से इतना ड्यू टू ओन क्रेडिट रिस्क है, तो वो कहां जाएगा? ओसीआई में। बाकी कहां चला जाएगा? पीएनएल में। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आई? यानी सर इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग ऑफ ओन क्रेडिट रिस्क, तब ओसीआई में रहेगा बिल्कुल, और ओसीआई से ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल क्लियर है? अभी हम क्यों नहीं कर रहे भाई? अब देखो नाजायज बात है ना, आप उसको कह रहे हो मार्केट का चेंज आप पीएनएल में डाल दो और उसका भी आप पीएनएल में डालो, जबकि वो क्या मार्केट का मसला है या इसका अपना मसला है, तो वो ओन क्रेडिट रिस्क ओसीआई में चला जाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो ये बात क्लियर है, जल्दी से जानी। वेरी गुड यार, यानी आई होप आपको ये बात समझ आई होगी 2 और 4% वाली, कि ओन क्रेडिट रिस्क का मतलब ये है कि इसकी क्रेडिट रेटिंग इतनी नीचे आ गई थी कि इसने लोगों को कन्विंस करने के लिए मार्केट जो गिरी थी उससे भी ज्यादा रेट ऑफर कर दिया, तो जो खुद ज्यादा ऑफर किया है वो ओन क्रेडिट रिस्क है। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज।